हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होते हैं, साथ में आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आप लोगों का सीपेट 2021 का जूलॉजी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो को चेक नहीं किया है तो यहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा लिंक, वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम रेस्ट 35 क्वेश्चन यानी 36 से लेके 70 को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसको भी हम बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ में आप लोगों में सजेस्ट भी करूंगा, हमने इसके पहले 2020 का सीपेट जूलॉजी क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं चेक किया है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। और आपके सीपेट एंट्रेंस के लिए, जूलॉजी एंट्रेंस के लिए और कुछ ही दिन बचा है, तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आप लोग चैनल में जाइए। वहाँ पे आप लोगों को एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा टारगेट सीपेट जूलॉजी के ऊपर। ठीक है, जूलॉजी के ऊपर उसमें जितने भी सारे वीडियोज हैं उस सभी के सभी वीडियोस को आप लोग जितना बार हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए एंट्रेंस से पहले पहले, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस पूरा स्ट्रांग हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी 36 क्वेश्चन शुरू हो रहा है। प्रिब्नो बॉक्स इज सेंटर्ड एट, प्रिब्नो बॉक्स कहाँ पे सेंटर्ड हुआ रहता है? +10 पोजिशन, -10 पोजिशन, -35 पोजिशन, या फिर +35 पोजिशन। ये बोला जाता है किसके सेंस में? अपस्ट्रीम के सेंस में। ठीक है, तो जनरली आप लोगों का प्रिब्नो बॉक्स आप लोगों का जो हमारा इनिशिएटर रीजन होता है ना, इनिशिएटर सॉरी प्रोमोटर रीजन होता है, उसी के सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है। मान लीजिए ये आप लोगों का अपस्ट्रीम है, तो ये +10 में है, या फिर +35 न्यूक्लियोटाइड के पास है, या फिर -10 बेसिस में, या फिर -35 बेसिस में। तो इसका राइट आंसर है ये जो प्रिब्नो बॉक्स होता है, ये -10 पोजिशन यानी जस्ट अपस्ट्रीम के -10 पोजिशन में ये सेंटर्ड हुआ रहता है। और प्रिब्नो बॉक्स के बारे में थोड़ा बता दो। प्रिब्नो बॉक्स का दूसरा नाम है प्रिब्नो स्कैलर बॉक्स। ठीक है, प्रिब्नो स्कैलर बॉक्स। और इसमें एक यूनिक सीक्वेंस या फिर यूनिक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। अबाउट 6 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जो कि सीक्वेंस बिहेव करता है TAAT, टैट टैट। ठीक है, टैट टैट। तो ये सीक्वेंस आप लोगों को प्रिब्नो बॉक्स में देखने को मिलता है, और ये सीक्वेंस आप लोगों का मदद करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोमोटर साइट में प्रेजेंट होने के वजह से ये प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में ये मदद करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। उसी तरह यूकैरियोट में भी ये प्रिब्नो बॉक्स का एक मतलब सिनोनिम सीक्वेंस होता है, जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, टाटा बॉक्स कहते हैं, टाटा बॉक्स। और ये कहाँ पे पाया जाता है? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और ये एक तरह का काम में मतलब इनिशिएशन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, ये आरएनए सब यूनिट को डिटेक्ट करने के लिए ये सीक्वेंस मदद करते हैं। ठीक है, आरएनए का एक जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके सब यूनिट के साथ ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of A plus G by T plus C in one strand of DNA is 0.70, what is the same ratio in the complement strand? यानी कि बोला जा रहा है, मान लीजिए डीएनए के एक स्ट्रैंड में एक रेशियो है A प्लस G बाई T प्लस C का सीक्वेंस, और उसका वैल्यू कितना? 0.70 रेशियो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को हमें ढूंढना है। तो हम कितना होगा इसका वैल्यू देख लेते हैं। 0.70, 0.143, 0.35 या फिर 0.30। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? A प्लस जी को हम प्यूरिन लिख सकते हैं क्या? हालांकि प्यूरिन इज मेड अप ऑफ आर्डेनाइन एंड ग्वानिन। और T प्लस सी को हम पायरिमिडिन लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो ये बोला जा रहा है प्यूरिन टू पायरिमिडिन रेशियो इज 0.70। ठीक है, 0.70। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्या है? प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो इज 0.70। तो हम इसको 70/100 भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 0 काटेंगे तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, सो प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो कितना आया थोड़ा देख लेते हैं। सो प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो हमारे पास आया 7/10, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड में, ये एक स्ट्रैंड आप लोगों के पास है, तो ये एक स्ट्रैंड में आप लोगों को प्यूरिन 7 देखने को मिल जाएगा और pyrimidine 10। तो हमारा ये भी मालूम है डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल इन नेचर है, यानी एक अगर 5' to 3' रन हुआ होगा तो दूसरा 3' to 5'। तो हम यहाँ से ही मालूम कर सकते हैं, यानी एक स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड में अगर प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो 7/10 है,
तो उसका जो दूसरा स्टैंड है वो तो उसका ऑपोजिट होगा, यानी वो क्या होगा, जहाँ पे प्यूरिन है वहाँ पे क्या लगेगा, पिरिमिडिन, और जहाँ पे पिरिमिडिन है वहाँ पे क्या लगेगा, प्यूरिन। तो आप लोगों के सामने है प्यूरिन कितना है, पिरिमिडिन कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिरिमिडिन 10 है, तो यहाँ पे ऊपर 10 चला जाएगा, क्योंकि जितने एडेनाइन होंगे उतने थायमिन होंगे ना, जितने गुआनिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे ना, तो यहाँ पे पिरिमिडिन अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 होंगे, और प्यूरिन नीचे 7 है तो यहाँ पे भी 7 हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का कितना, 10/7 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 10/7 को अगर सॉल्व करें, सो 7 1 जा 7 और 3 आपके रिमाइंडर रहा, 3 में हम पॉइंट देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, फिर अगेन 2 आप लोगों का रिमाइंडर रहा, फिर अभी 20 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, 6 60 रहा, तो 7 8 जा हमारा 56। इस तरह से हमारा सीक्वेंस बढ़ते जाएगा अगेन 40 आ जाएगा, तो आप लोगों का इसको राउंड अप करेंगे तो 1.43 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है 1.43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ए नॉन सुपर कॉइल्ड बीडीएनए, सुपर कॉइलिंग जानते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। नॉन कॉइल्ड सुपर नॉन कॉइल्ड सुपर नॉन सुपर कॉइल्ड बीडीएनए molecule is composed of 4800 base pair, ठीक है, 4800 base pair। हाउ मेनी हेलिकल टर्न्स आर प्रेजेंट, तो कितने हेलिकल टर्न्स पाया जाता है। आप लोग जानते हैं बीडीएनए को किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो उन्होंने बताया था कि एक टर्न ऑफ डीएनए इज इक्वल टू आप लोगों का 10 बेस पेयर, यानी एक टन के डीएनए में, एक टन में मेजर और माइनर को मिला के आप लोगों का 10 बेस पेयर होते हैं। तो आप लोगों के पास कितने बेस पेयर हैं, 4800 है बेस पेयर। तो आप लोगों को पूछा है हाउ मेनी हेलिकल यूनिट्स आर प्रेजेंट, हेलिकल टर्न्स आर प्रेजेंट, तो आपको टर्न ढूंढना है। तो आप लोगों को एक टर्न में कितना होता है, एक टर्न में आप लोगों का 10 बेस पेयर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बेस पेयर कितना है, 4800 है, तो इसको अगर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 480 क्या होंगे, टर्न होंगे, ठीक है। सो आपके पास 480 टर्न्स है, 480 टर्न्स में आप लोगों को 4800 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर है 480। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट सबस्ट्रेट एस, यहाँ पे सबस्ट्रेट रिप्रेजेंट रहा, इज द वेलोसिटी v0, v0 यानी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v0 यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज 25% ऑफ Vmax। सो कितने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगा, 25% ऑफ Vmax। 25% ऑफ Vmax यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/4 Vmax यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसके लिए आप लोगों को माइकलिस मेंटन इक्वेशन थोड़ा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं इसके लिए भी थोड़ा आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। माइकलिस मेंटन इक्वेशन आप लोगों को, मान लीजिए ये रहा आप लोगों का सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ, और यहाँ पे आप लोगों के पास एंजाइम क्या है, बहुत ही मतलब कांस्टेंट है एंजाइम, यहाँ पे कांस्टेंट है। आप जहाँ पे भी एंजाइम रिएक्शन में डालेंगे तो एंजाइम कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए Vmax, ये रहा Vmax, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। क्या होगा जब आप सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम डालेंगे तो इनिशियली आप देखेंगे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आपको क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, जो कि बाद में धीरे धीरे एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते आप लोगों का एक कांस्टेंट लेवल आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का आप लोगों को ग्राफ प्लॉट होगा। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब आप बढ़ा रहे हैं तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन उसी के द्वारा, उसी का मतलब वहाँ पे ही कांस्टेंट हो गया और नहीं बढ़ा। यहाँ पे ये मालूम चला कि जितने भी एंजाइम्स थे उनके सारे के सारे एक्टिव साइट पूरा रिजर्व हो गए सबस्ट्रेट के द्वारा, इसीलिए आप लोगों का और रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम नहीं हो रहा। तो Vmax यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे माइकलिस मेंटन बोला जाता है एट व्हाट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द हाफ Vmax इज रीच, ठीक है। हाफ Vmax मतलब इसके 50% में एंजाइम्स के कितने, मतलब एंजाइम्स में कितने एक्टिव साइट फ्री थे, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे और रिएक्शन में आप जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स के एक्टिव साइट फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों को एंजाइम एक्स्ट्रा डालने पर ही आप लोगों का बढ़ेगा। तो खैर छोड़िए, ये तो हमारा केम वैल्यू था, तो उसको मैं बता दूंगा। और हाँ, अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटन इक्वेशन आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू Vmax डिवाइडेड बाई Km यानी माइकलिस कांस्टेंट प्लस S सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइकलिस कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देख पाएंगे, सभी के सभी जो भी मतलब ऑप्शन दिए गए वो के माने आप लोगों का माइकलिस मेंटन के सेंस में दिया गया है, ठीक है। तो हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पे देखिए बताया गया है V0 इज इक्वल टू आप लोगों का 25% ऑफ वी मैक्स, यानी 1/4 ऑफ वी मैक्स। जस्ट इसके वैल्यू को हमें पुट करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, V0 इज इक्वल टू हमारा क्या था, वी मैक्स डिवाइडेड बाई के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे V0 का वैल्यू 1/4 वी मैक्स पुट कर देते हैं, वी मैक्स पुट कर देते हैं। उसके बाद हमारा यह आ जाएगा वी मैक्स बाई के एम प्लस, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ स्पीड। तो यहाँ पे वी मैक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 सबस्ट्रेट इज इक्वल टू के एम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, ये आ जाएगा 1/4। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे वी मैक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये उधर चला जाएगा। तो आप लोगों का क्या होगा, 4 इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे के एम निकालेंगे, तो के एम निकालेंगे तो कितना होगा, के एम इज इक्वल टू 4 इंटू सबस्ट्रेट माइनस ये एक है, तो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो आपके पास क्या कितना बचा, के एम इज इक्वल टू 4 सबस्ट्रेट से एक सबस्ट्रेट माइनस हुआ, तो 3 आपके पास सबस्ट्रेट बचा, ठीक है, 3 सबस्ट्रेट। तो 3 सबस्ट्रेट में आप लोगों का यहाँ पे सबस्ट्रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें सबस्ट्रेट पूछा गया है ना, तो सबस्ट्रेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के एम बाई 3, और इसको आप लोग 1/3 के एम वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, खैर चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चूज द मिसमैच। कितना टाइम हो गया, हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया। चूज द मिसमैच, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज एनोमर है, डी ग्लूकोज एंड डी मेनज एपिमर है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एनोमर है, या फिर डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज इनांटियोमर है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ सारे के सारे सही है, ये गलत है। आप लोगों का डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आप लोगों का फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर है। तो ये वाला बाकी सब के सब सही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस SPH1 एंड BBUI, मतलब 1 तो नहीं, आई बोला जाता है रोमन न्यूमेरल में, बोथ रिकॉग्नाइज एंड कट द सीक्वेंस CGTAC बाई G दे आर। तो उन्हें क्या कहा जाता है, देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये दोनों के दोनों सेम टू सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और काटते भी हैं, ठीक है, कट भी करते हैं। तो यहाँ पे बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा, एक्सोनिकल्स कहा जाएगा, आइसोजाइमर्स कहा जाएगा, नियोसाइजमर बोला जाएगा, या फिर 5 डैश कटर, तो उनको कहा जाएगा आइसोसाइजमर्स। यानी कि आइसोसाइजमर्स वो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सेम सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, सेम सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेम साइट पे कट करते हैं, ठीक है, सेम साइट पे कट करते हैं, उनको हम आइसोजाइमर्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नियोसाइजमर्स क्या होते हैं, ये सेम सीक्वेंस को तो डिटेक्ट करते हैं, सेम सीक्वेंस को तो डिटेक्ट करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट पोजीशन पे कट करते हैं, डिफरेंट साइट पे कट करते हैं। ये चीज़ याद रखें, डिफरेंस बिटवीन आइसोसाइजमर्स एंड नियोसाइजमर्स। सीक्वेंस यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन ये डिफरेंट साइड पे कट करेगा, ये सेम साइड में, मतलब ये दोनों के दोनों सेम साइज में कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, SPH का अगर फुल फॉर्म आप लोगों को चाहिए तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस फियोक्रोमोजीन्स। तो मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप मुझे BBUI का मुझे फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A typical plasmid vector have origin of replication, multiple cloning site, selectable marker, all of the above। एक typical plasmid vector के पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए या फिर क्या क्या होता है, origin of replication होता है, multiple cloning site भी होता है, selectable marker तो एसेंशियल है इसके स्क्रीनिंग के लिए, तो सारे के सारे होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। प्लाज्मिड को अगर आप लोगों को टेस्ट करना है, प्लाज्मिड मतलब है प्रॉपरली, उसको आप जानेंगे कैसे, बाय द यूज ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का
क्या है, डीएनए सिंथेसिस कैन बी मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल न्यूक्लियोटाइड। कौन सा रेडियो लेबल न्यूक्लियोटाइड को यूज करके डीएनए एस्टिमेट किया जाता है, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, आर्जिनिन। बहुत सिंपल है, थायमिन को यूज किया जाता है, रेडियो लेबल या फिर रेडियो एक्टिव किया जाता है ताकि डीएनए सिंथेसिस वगैरह को मेजर किया जा सके। उसके बाद देखिए, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड निक ट्रांसलेशन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम को यूज किया जाता है निक ट्रांसलेशन के लिए, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज। सो राइट आंसर है डीएनए पॉलीमरेज। और निक ट्रांसलेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। इसको जो डेवलप किए थे वो थे हमारे रिग्बी रिग्बी और बर्ग ने, पॉल बर्ग ने, ठीक है, पॉल बर्ग ने डिस्कवर किया था या फिर डेवलप किया था। उसके बाद ये जो निक ट्रांसलेशन क्या होता है जानते हैं, ये जो डीएनए है ना उसमें एक छोटा सा निक किया जाता है, निक कट किया जाता है बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज 1, ताकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स या फिर रेडियो एक्टिव लेबल एनालॉग को यूज किया जा सके, ताकि इसको फिर से यूज किया कहाँ पे, ये जो डीएनए हमारे पास रेडियो लेबल डीएनए है इसको यूज किया जा सके फ्लोरेसेंस हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जा सके, साथ में ब्रोटिंग टेक्निक में भी यूज किया जा सके, साथ में आपको रेडियो लेबलिंग पे भी यूज किया जा सके। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 को निक ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, नेम द प्रोटीन दैट कैटालाइजेस एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स बाय इंटरैक्टिंग as a at a single site rich in 80 nucleotide sequence where two strands अनवाइंड एंड सेपरेट। यानी नेम में प्रोटीन का नेम करना है जो कि कैटालाइज करता है किस प्रोसेस को, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए कौन सा प्रोटीन यहाँ पे है जो कि इंटरैक्ट करता है सिंगल साइट रीच इन एटीपी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये सब के ऊपर। तो हमारा जो प्रोटीन है डीएनए जी प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन या फिर डीएनए प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। सो डीएनए प्रोटीन के बारे में थोड़ा बता दो, ये आप लोगों का एक तरह का एक्ट करता है इनिशिएट द कहाँ पे, ये एक्ट करता है इनिशिएटर की तरह कहाँ पे, आप लोगों का ई कोलाई का क्रोमोजोमल रेप्लिकेशन के टाइम में, ठीक है, क्रोमोजोमल रेप्लिकेशन के टाइम में ये आप लोगों का काम आता है। साथ में ये आप लोगों का मिनी क्रोमोजोम में रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है। आप लोगों का डीएनए फ्री सिंथेसिस में ये आप लोगों का मिनी क्रोमोजोम में इनिशिएट करता है डीएनए प्रोटीन। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो energy cost or incorporating one amino acid into growing polypeptide chain by amino acid tRNA synthesis including the cost of energy needed to charge a tRNA is। तो आप लोगों का एक एमिनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करना पॉलीपेप्टाइड चेन, माने आप लोगों का ये पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके साथ एक नया इनकॉर्पोरेट करना एमिनो एसिड को, साथ में इसके लिए कितना एनर्जी खर्चा होता है ये पूछा जा रहा है। साथ में आप लोग ये भी बोला जा रहा है एक टीआरएनए को यहाँ पे अमीनो एसिड जोड़ने के लिए आपको कितना एटीपी देना पड़ रहा है, ठीक है। एटीपी इज इक्वल टू जीटीपी। तो यहाँ पे देखिए जीटीपी एटीपी का कॉम्बिनेशन दिया है, 1 एटीपी 1 जीटीपी, 2 जीटीपी 2 जीटीपी, 1 एटीपी 2 जीटीपी, 2 एटीपी 1 जीटीपी। ये डायरेक्ट है, आप लोग 2 एटीपी चाहिए और 2 जीटीपी चाहिए, इसको जोड़ने के लिए आपको 2 चाहिए, और इसको मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में भी एक अमीनो एसिड जोड़ने के लिए 2 ही आप लोगों को एनर्जी करेंसी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन डालगनो सीक्वेंस ऑन द एमआरएनए लोकेटेड 6 to 10 बेसिस अपस्ट्रीम। मैंने कहा था ना अपस्ट्रीम किसके सेंस में कहा जाता है उसको भी बता दूंगा। तो क्या बोला गया, साइन डालगनो सीक्वेंस ऑन द एमआरएनए लोकेटेड 6 to 10 बेसिस अपस्ट्रीम टू द इनिशिएशन कोडन ऑफ एमआरएनए दैट आइडेंटिफाइड बाय 16S rRNA इज ए डैश। तो ये जो साइन डालगनो सीक्वेंस ये एक तरह का किससे बना रहता है, यूरासिल कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, प्यूरिन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, या फिर pyrimidine रिच न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस है, या फिर नॉन ऑफ। बहुत ईजी है, आप लोग +2 बुक में भी मिल जाएगा, ये आप लोगों का बना रहता है प्यूरिन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। और प्यूरिन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ये बना रहता है, और ये आप लोगों का पाया जाता है अपस्ट्रीम में 6 to 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम में। मैंने थोड़ा सा बता दो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है। एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का 5' to 3' और दूसरा होता है 3' to 5'। देखिए जो 5' to 3' है उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, कोडिंग कहते हैं। और जिसको 3' to 5 उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट को देखते हुए हम एमआरएनए बनाते हैं। तो जो एमआरएनए में हमारे पास सीक्वेंस आता है वो होता है हमारा 5' to 3', ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहा है एमआरएनए बनाने के लिए, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड का नाम तो कोडिंग है, लेकिन वो हमारा कुछ भी मदद नहीं कर रहा है आरएनए बनाने के लिए। इसीलिए मतलब जो भी साइंटिस्ट है उसको एक क्रेडिट दे दिए कि जो कोडिंग स्ट्रैंड का 5' होगा ना उसको हम अप बोलेंगे, और जो 3' होगा उसको हम डीएनए का डाउन बोलेंगे। यानी पूरा डीएनए का अगर बोला जाए ये हो जाएगा अप, ये हो जाएगा डाउन, ये याद रखिएगा, ठीक है। इरिस्पेक्टिव टू योर 3' एंड 5' एंड ऑफ टेम्पलेट को पूछा ही नहीं जाएगा।
तो इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ आए। उसके बाद देखिए, which mRNA will be translated to a polypeptide chain containing 8 amino acids। सो हमारे पास एक अमीनो एसिड 8 अमीनो एसिड वाला सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 3+3+7=8, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा, चलते हैं देखते हैं कौन सा वाला होगा। देखिए 8 अमीनो एसिड यानी हमारे पास पहले तो ये जान लीजिए एमआरएनए में क्या क्या होगा। एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए तो एमआरएनए में एक तो होगा स्टार्ट कोडन और एंड में होगा एंड कोडन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे और 3 होंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी को मालूम है स्टार्ट कोडन कौन है, AUG। तो हमेशा स्टार्ट में, और ये भी याद रखिए हर एक प्रोटीन का यूनिवर्स में अर्थ में जितने भी प्रोटीन है सभी का स्टार्ट में कौन है, AUG। एंड दिस AUG मतलब AUG जो इसके लिए कोड करता है वो है मिथ्योनाइन। तो सभी प्रोटीन के स्टार्ट में कौन है, मिथ्योनाइन पाया जाता है। तो मिथ्योनाइन तो एक कोडन ले गया, ठीक है। ये वाला मिथ्योनाइन के लिए हो गया और ये AUG के लिए हो गया। अब बचे हमारे पास कितना 3+3 6 एंड 7। तो आप सभी को मालूम है नॉनसेंस कोडन, एंड कोडन या फिर टर्मिनेटर कोडन किसी भी प्रोटीन मतलब किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। यानी कि ये जो लास्ट वाला होगा इसके लिए कोई दूसरा कोडन होगा और इसके बाद जाके आप लोगों का टर्मिनेशन कोडन होगा। यानी कि हमारे पास अभी क्या बचा, AUG तो फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, और हमारे पास 7 न्यूक्लियोटाइड बचे हैं, टोटल 8 दिया गया है। एक तो हमारा AUG मिथ्योनाइन के लिए ले गया और बचा हमारे पास जो 8 मतलब 7, वो 7 के लिए हमारे पास 7 × 3 हमारे पास टोटल 21 कोडन्स हो गए। तो हम पेयरिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ये 3 1 2, उसके बाद देखिए 3, इसको थोड़ा और जो है नजदीक से देखना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। देखिए AUG एक कोडन हो गया जो कि मिथ्योनाइन के लिए हो गया, एक अमीनो एसिड के लिए। उसका UA है दूसरा, AU है तीसरा, GAC फोर्थ वन, GAG फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन 7, देन 8, ये वाला हो गया। उसके बाद ये हमारा UGU एक हमारा टर्मिनेटर कोडन जो कि नहीं है ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं ये हो गया एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड, 6 अमीनो एसिड, 7 अमीनो एसिड, 8 अमीनो एसिड, देन UGA ये हमारा स्टॉप कोडन है, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितना हुआ, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 4 5 6 7 देन 8, ठीक है। 8 हो गए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, AUG एक अमीनो एसिड, दूसरा ये अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन, देन सिक्स्थ वन, 7 और UAG ये हमारा स्टॉप कोडन है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए बता रहा हूँ। ये तो किसी की अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, यानी कि ये गलत। ये यहाँ पे आप लोगों को कितना अमीनो एसिड बना, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल 8 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनेशन कोडन है वो एक एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा यानी वो रहना चाहिए, बाकी ये हमारा 8 के 8 अमीनो एसिड बने, ठीक है। तो अगर कंफ्यूज हो रहा है इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, समझिएगा। मैं बता दूं, क्लियरली बता दूं। देखिए हमारे पास 8 अमीनो एसिड है ना, 8 अमीनो एसिड का चेन है, लेकिन ये 8 बनने के लिए तो हमें स्टार्ट और स्टॉप चाहिए ना। तो कितना हुआ, 3+3, हाँ हमें स्टार्ट और स्टॉप चाहिए ना। स्टॉप तो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, तो इसके लिए तो कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन ये तो होना चाहिए ना सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस में है, और लेकिन इसके लिए हमारे पास 3 3 3 3 3 3 कोडन है प्रेजेंट। तो हमारे पास टोटल 8 कोडन होंगे, यहाँ पे 8 कोडन प्लस ये हमारा स्टॉप कोडन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, केमिकली ह्यूमन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। सो FSH एक तरह का केमिकल है, क्या है, स्टेरॉइड है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, या फिर आप लोगों का अमीनो एसिड डेरिवेटिव, या फिर न्यूरो हार्मोन, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। सो आप लोगों का FSH एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आफ्टर कंज्यूमिंग ए बनाना स्प्लिट which hormone would be expected to increase, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, FSH, कैल्सिटोनिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर कौन सा वाला इंक्रीज। बनाना स्प्लिट क्या है जानते हैं, ये एक तरह का आइसक्रीम है, ठीक है, जिसको खाने के बाद डेजर्ट की तरह यूज किया जाता है। मतलब ये क्या है, आप लोग जो बनाना को एक बीच में स्प्लिट कर देते हैं, उसमें चॉकलेट्स क्रीम वगैरह डालकर आइसक्रीम की तरह, डेजर्ट की तरह खाते हैं, खाने के बाद मीठा, जो मीठा खाते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है इसको कंज्यूम करने के बाद आप लोगों का कौन सा लेवल बढ़ जाता है, कौन सा हार्मोन का, ग्लूकागॉन का, इंसुलिन का, FSH का, कैल्सिटोनिन का। तो ये जो लेवल बढ़ा देता है वो हमारा इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपके लिए ये सवाल है कि आप लोग मुझे बताइएगा ये कौन से यूनिट से आया है, कौन से पोर्शन से आप लोग जूलॉजी का CBCS सिलेबस से आया है, इकोनॉमिक जूलॉजी से, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कोई फैक्ट्री में, ये किस तरह का क्वेश्चन है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following hormones would bind to receptor located on the inside of a cell? कौन सा हार्मोन है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है इन सेल के इनसाइड में, सेल के अंदर में? टेस्टोस्टेरोन, एफएसएस, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। सो इसका राइट आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन बाइंड करता है सेल के भीतर, ठीक है, सेल के भीतर ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब थायराइड हार्मोन? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि मतलब कौन सा कैरेक्टर है जो कि आप लोगों का थायराइड हार्मोन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है? बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल, रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, या फिर बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। सो इसका जो राइट आंसर है ये जो थायराइड वाला जो हार्मोन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल। सो थायराइड वाला जो हार्मोन है वो आपका एक्यूरेटली बाइंड करता है इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन था आंसर, वहाँ पे आप लोगों का थायराइड है आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन? मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है? मेटाफेज 1, मेटाफेज प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2। सो इसका राइट आंसर है, आप लोगों सभी को मालूम है मियोसिस दो से बना, दो स्टेप से बना है। मियोसिस 1 जिसको हम हेटेरोटिपिक डिवीजन कहते हैं और मियोसिस 2 को हम होमोटिपिक कहते हैं। और जो हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है वो होता है प्रोफेज 1 का, किसके सब स्टेज में? वो होता है हमारा पैकिटीन में, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकिटीन स्टेज में होता है। तो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा ऑब्वियसली, और रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन, वेरिएशन लीड्स टू मतलब इवोल्यूशन। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है सेल डिवीजन का? आप बताइएगा मियोसिस 1 यानी प्रोफेज 1 का पैकेटिन स्टेज में होता है। और दूसरे बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी में जाइगोटिन लिखा होगा, किसी में डिप्लोटिन लिखा होगा, लेकिन सारे के सारे गलत है, ठीक है, याद रखिएगा पैकेटिन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोजोमी? मोनोजोमी यानी 2n-1, ठीक है, 2n-1 यानी अगर आप ह्यूमंस का एग्जांपल लेंगे 46-1 यानी 45 क्रोमोसोम होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल कौन है, मतलब कौन सा वाला है? 46XX, 47XXX, 69XYY या फिर 45X? अब बहुत ही सिंपल है, 45 और एक X, ठीक है, एक मिसिंग होगा। उसके बाद which of the following karyotype is not compatible with survival to birth? सो बर्थ के लिए कौन सा कैरियोटाइप कंपैटिबल नहीं है? 47XY + 13 या फिर 47XX + 18 या फिर 47XY + 21 या फिर 45Y? इसका राइट आंसर है 45Y, बिकॉज बिना एक्स के, बिना एक्स क्रोमोसोम के नो एम्ब्रियो विल सर्वाइव, नो एम्ब्रियो सर्वाइव्स। कोई भी एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करता, इसको एम्ब्रियो सर्वाइव करने के लिए ही एक्स क्रोमोसोम चाहिए, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, consanguinity shows a strong association with which pattern of inheritance? और consanguinity मतलब क्या जानते हैं? consanguinity यानी आप लोग का जो क्लोजली रिलेटेड मेंबर होते हैं फैमिली में, जैसे कि कॉजिन हो गए, कॉजिन सिस्टर, कॉजिन ब्रदर, इनके बीच में अगर जो इनब्रीडिंग हो, इंटरब्रीडिंग हो, तब क्या होता है ना, consanguinity फॉर्मेशन होता है। मतलब एक तरह का आप लोगों का क्या होता है, मतलब आप लोगों का ये हम ऐसा कह सकते हैं जो कि सेकंड कॉजिन या फिर क्लोजर फैमिली के मेंबर के बीच में इनब्रीडिंग होता है, ठीक है। तो इसको कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं, कॉन्सैंग्विनस मैरिज भी बोला जाता है। तो ये क्या पैटर्न, व्हिच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को साथ एसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दिखाता है? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव? ये एक तरह का पेडिग्री एनालिसिस से आया है, तो यहाँ से पेडिग्री भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये आप लोगों का आंसर है ऑटोजोमल रिसेसिव। क्यों? बिकॉज ऑटोजोमल रिसेसिव स्किप जनरेशन, ये जनरेशन को स्किप करते हैं, ठीक है, ये जनरेशन को स्किप करते हैं और इसके साथ ही आप लोगों का कॉन्सैंग्विनिटी पूरा स्ट्रॉन्गली बाइंड हुआ रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज best estimate for a population of animals if you first capture 25 animals, mark them and then release them, and a week later you capture 33 animals and later 5 are marked? अच्छा, 7, 38, 63, 1। इसको थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपका बेस्ट मेथड क्या रहेगा पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए? पॉपुलेशन काउंट यानी एन को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को काउंट करना है, पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करने के लिए आपको क्या करेंगे, मतलब आपने क्या किया, पहले 25 एनिमल को कैप्चर किया, उनको सारे के सारे कैप्चर एनिमल को मार्क कर दिए, ठीक है। मैं आपके इजी के मतलब आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये आप लोगों को, मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में आप लोगों ने 25 स्क्विरल को कैप्चर किया, ठीक है, और 25 स्क्विरल के पैर में आपने एक टैग डाल दिया और मार्क हो गए और उनको जंगल में छोड़ दिए। तो उनका एक पॉपुलेशन होगा ना, यहाँ पे एक बड़ा सा पॉपुलेशन होगा ना, जहाँ पे आपने जंगल में गए और उसमें से 25 स्क्विरल को निकाला और उनको मार करके छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
एंड देन रिलीज देम, उनको छोड़ दिए। ए वीक लेटर, 1 वीक के बाद वो तो जाके बाद में डिफ्यूज हो जाएंगे ना, घुल मिल जाएंगे उनके बाकी सारे मेंबर के साथ। वीक लेटर यू कैप्चर 33। अब इस बार 33 स्क्विरल को आपने पकड़ा, एनिमल्स, एंड आपने ढूंढा, एंड फाइंड्स आर 5 मार्क्ड, 5 आर मार्क्ड। सो इस 33 स्क्वायर में 5 मार्क वाले थे। तो आपका बेस्ट मेथड क्या रहेगा उसका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जानने के लिए? देखिए यहाँ पे पहले तो जान लीजिए, आपने पहले ढूंढा जितना कितना ढूंढा आपने, मतलब पहले आपने क्या किया, आपने, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। हमें मालूम नहीं है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम n पकड़ते हैं, ठीक है। और उसमें से हमने क्या किया, कुछ को सिलेक्ट किया, यानी 25 को सिलेक्ट किया और उसको हमने मार्क कर लिया, ठीक है, उसको हमने मार्क कर लिया। सो हम m बाई n करेंगे, यानी m हमने कैप्चर किया था टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ n, ठीक है। अब इसको ये किसके बराबर होगा, अब हमने क्या किया, एक फिर से सेकेंड टाइम में हमने 33 स्क्वायर को मार्क किया, यानी इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड सैंपल, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड सैंपल, ठीक है। एम एन ये फॉर्मूला है एक्चुअली में, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। m बाई एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल, सेकेंड सैंपल यहाँ पे t, आपने सेकेंड टाइम में 33 पकड़ा, और उसमें से भी आप लोगों को क्या मिला, 5 मार्क हुए स्क्विरल मिले, तो उसको हम r लेंगे, r यानी मार्क्ड कैप्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, m स्टैंड्स फॉर आप लोगों का हो जाएगा मार्क्ड इनिशियली, आपने इनको इनिशियली मार्क किया था 25, सो मार्क्ड इनिशियली। n है आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो कि आपको मालूम नहीं है, आपको ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। r है आप लोगों का जो मार्क किए थे उसमें से, मतलब जो सेकेंड टाइम लिए थे उसमें से आप लोगों को 5 मिल गए ना, तो ये आप लोगों का हो जाएगा मार्क्ड रिकैप्चर। आपने जब मार्क किया था उसको आपने फिर से कैप्चर किया, रिकैप्चर। और t हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड, ठीक है, क्या होगा, सेकेंड सैंपल, सेकेंड सैंपल, टोटल सेकेंड सैंपल। समझ में आ गया? तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है, m बाई एन इज इक्वल टू r बाई टी, ठीक है। m हो गया, आपने मार्किंग किया था, जो पहली बार आपने पकड़ा था उसको पूरा 25 को मार्किंग कर दिया था, यानी 25, और आपने n को आपको ढूंढना है कितने उसके फॉरेस्ट में है, और r यानी कि आप लोगों ने 5 उसमें जो सेकेंड टाइम में आपने लिया था, कितना सेकेंड टाइम में आपने 33 में से आप लोगों का 5 निकला मार्क वाला। तो हमारा इक्वेशन किस तरह बना, 25 बाई एन इज इक्वल टू 33 में से आप लोगों का 5 मार्क वाला निकला, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे या फिर इसको ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का n इज इक्वल टू, हमारा n इज इक्वल टू 25 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। सो 5 5 जा आप लोगों का फिर 25 हो जाएगा, और ये आप लोगों का आ जाएगा आंसर 5 3 जा 15। सो 5 इंटू 33 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, ठीक है। उसके बाद 1 के लिए 5 3 जा 15 एंड 16, सो ये हो जाएगा हमारा 165 राइट आंसर, ठीक है। और फॉर्मूला है आप लोगों का n इज इक्वल टू m इंटू टी डिवाइडेड बाई r, जिसको हमने m बाई n इज इक्वल टू r बाई टी लिखा था, जहाँ पे m आपने इसी n पॉपुलेशन में से कितना कैप्चर किया था और कितने मार्क किए थे उसको रिप्रेजेंट करता है, और आर और टी यानी सेकेंड टाइम आपने कितना पॉपुलेशन कैप्चर किया था उसमें से कितने मार्क किए थे वो है आर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An area in Simlipal was recently destroyed by a raging wildfires. Which of the following events would allow secondary succession to take place? Succession जानते हैं, सक्सेस यानी वन आफ्टर अनदर कम्युनिटी रिप्लेस बाय अदर कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेयर लैंड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पानी फानी गिर के थोड़ा थोड़ा एल्गी वगैरह आए, उसके बाद ब्राइफाइड देन हर देन सब, इस तरह से आप लोगों का जंगल बनता है, इसको सक्सेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमली फार्म में क्या हुआ, सारे के सारे रेजिंग वाइल्ड फायर की वजह से सारा का सारा पूरा नष्ट हो गया। अब सेकेंडरी सक्सेशन किस तरह से शुरू होगा, एनिमल दैट सर्वाइव माइग्रेट टू सराउंडिंग एरिया, जो एनिमल सर्वाइव हो गए वो सराउंडिंग एरिया को माइग्रेट करके आप लोग फिर से रीएस्टेब्लिश करेंगे, या फिर प्लांट लाइफ दैट सर्वाइव्ड begins to die out as a result of the lack of available of nutrients। so जितने भी प्लांट सर्वाइव कर गए फॉरेस्ट फायर में वो सभी के सभी मर जाएंगे, और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से, या फिर द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स दैट डिड नॉट सर्वाइव द फायर रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल,
या फिर मतलब जो भी डेड बॉडी है एनिमल के, वो सभी के सभी सर्वाइव तो नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो डेड बॉडी है वो न्यूट्रिएंट सॉइल को बैक कर देगा, मतलब फिर से रीफुलफिल कर देगा, ठीक है। Omnivores that survive created decline और both the herbivores and carnivores population। जो omnivores हैं, जो आप लोग सब कुछ खा जाते हैं, वो क्या करेंगे, डिक्लाइन कर देंगे both herbivore and carnivore population को। इस तरह से आप लोगों का सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होगा। बहुत ईजी है, आप लोगों का जो डेड बॉडीज है वो सभी के सभी लेयर बनाएंगे, स्ट्रैटम बनाएंगे, ताकि नेक्स्ट जो सक्सेशन है वो शुरू हो पाए, ठीक है। सो सभी के सभी डेड एनिमल क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को लौटाएंगे सॉइल को। उसी तरह आप लोगों का सक्सेशन शुरू होगा। उसके बाद देखिए, हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज सूटेड टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड। अगर एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर प्लेस में सूट कर रहा है तो किस तरह से होगा, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में आराम से रह सकता है, कंपटीशन करके, अडेप्टेशन करके, एडिशन करके, या फिर पार्टिसिपेशन करके। सो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का क्या होगा, देखिए अडेप्टेशन करके, ठीक है। कंपटीशन होगा तो ये एक नेगेटिव फेनोमेना हो गया, आपस में लड़ाई करेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा, एडिशन कुछ नहीं होता, पार्टिसिपेशन कुछ नहीं होता, अडेप्टेशन होता है कि एक नया प्लेस है तो कोई एक ऑर्गेनिज्म अंदर आ रहा है तो उसको उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाए वीडियो, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड, बायोडाइवर्सिटी किस तरह डिस्क्राइब करता है, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट, द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट, द वे स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, या फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर ऑन एन एनवायरनमेंट। सो इसका जो राइट आंसर है, बायोडाइवर्सिटी आप लोगों का एक तरह का क्या है, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट। बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे। अगर आप लोग एक जंगल जाते हैं, वहाँ पे जंगल के साथ साथ आप बहुत सारे डिफरेंट पेड़ पौधे, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को ऑर्गेनिज्म स्पीसीज सभी के सभी मिलते हैं, उसी को ही बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट। उसके बाद देखिए, द आरोज इन फूड चेन सोच, आरोज फूड चेन में क्या शो करता है, हु ईट्स हु, द रूट ऑफ फूड इनटू द शॉप्स, या फिर आप लोगों का द मूवमेंट ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्गेनिज्म, हीट एनर्जी बीइंग लॉस्ट। तो देखिए, जो आप लोग देखे होंगे ग्रास को खाता है आप लोगों का, मान लीजिए ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन इस तरह से जो आप लोग मूवमेंट होता है, ये एरो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ग्रास को आप लोग, ग्रास ऊपर खाता है, फ्रॉग खाता है ग्रास को, ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी किस डायरेक्शन में मूव करता है, एंड एनर्जी ऑलवेज मूव्स इन मूव्स यूनिडायरेक्शनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एनर्जी इन ए फूड चेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सारे के सारे एनर्जी फूड चेन में कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्लांट से, फार्मर से, सन से, एंड इलेक्ट्रिक आउटलेट, वो सभी के सभी सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जहाँ से सभी के सभी चीजें बने हुए हैं। उसके बाद abiotic factor often affect an ecosystem and include all these except the gas। तो abiotic factor सभी के सभी को इंक्लूड करता है, लेकिन किसको छोड़ के, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल, या फिर क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। बहुत ईजी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि ये बायोटिक हो गए हैं, जो लिविंग हुए वो सभी के सभी बायोटिक के अंडर आ गए, और जो नॉन लिविंग है वो सभी के सभी अबायोटिक, और मींस नो या फिर एब्सेंट। मेनी पेस्टिसाइड्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी फैट, इफ ए पेस्टिसाइड गॉट इनटू ए लेक, व्हिच ऑर्गेनिज्म वुड हैव द हाईएस्ट लेवल। यहाँ पे आया है बायोमैग्निफिकेशन का, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ, ये एक्यूमुलेशन ऑफ आप लोगों का क्या, जो पेस्टिसाइड, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन में आया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक एनिमल के बॉडी फैट में बहुत सारे पेस्टिसाइड है, तो अगर उसको मतलब लेक में छोड़ा जाए तो कौन से ऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल मिलेगा, तो उसको जो भी मतलब खाएगा, कंज्यूम करेगा, उसके अंदर में आएगा। तो फिश में अगर है तो उसको जो कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा होगा, तो हमारा राइट आंसर है ईगल, ठीक है। ईगल में आप लोग माइक्रोस्कोपिक एनिमल में तो बहुत कम पाया जाएगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट में तो और भी, मतलब यहाँ पे एनिमल का बॉडी फैट दिया ना, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट में भी बहुत कम होगा। सबसे ज्यादा हमेशा याद रखिए, जो मतलब ये हमारा मान लीजिए एक पिरामिड है, जो प्रोड्यूसर, ये हर्बीवोर, ये हमारा कार्निवोर, और उसके बाद मान लीजिए ये सेकेंडरी का कुछ भी। तो प्रोड्यूसर में कुछ कुछ होते हैं बायोमैग्निफिकेशन, मतलब जो पेस्टिसाइड, उसके बाद उसको जो खाना खाता है हर्बीवोर, उसमें और ज्यादा वो जमा हो जाते हैं। फिर हर्बीवोर को जो खाता है कार्निवोर, उसमें तो और ज्यादा गहराई होता है, इसी को ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, बढ़ना, ठीक है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट इंपैक्ट आर मेड ऑन द एनवायरनमेंट बाय, जो बिगेस्ट इंपैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर कौन डालता है, द माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रीडेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, या फिर कंप्लीट। बहुत ईजी है, वो है हम ह्यूमन, ठीक है। हम ह्यूमंस के वजह से ही ज्यादातर क्या है, बिगेस्ट इंपैक्ट डालता है, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चलता है, ये बहुत ही कॉमन सा आप लोग सेंस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्लाइकोलाइसिस,
ग्लाइकोलिसिस आप जानते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को बोला जाता है इनटू पायरुविक, टू पायरुविक एसिड। तो ये क्या है, डज नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, या फिर बोथ ए एंड सी। देखिए अभी मैंने कहा लैक्टेट नहीं बनता, आप लोगों का पायरुवेट बनता है या फिर पायरुविक एसिड बनता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। अब देखिए ए और बी या फिर बोथ होगा। तो देखिए बोला गया डज नॉट अकर, एक्चुअली डज नॉट नहीं, अगर डज अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये दोनों के दोनों सही होते हैं। क्योंकि आप लोग ग्लाइकोलिसिस एक होता है ऐसा स्टेप है रेस्पिरेशन में जो कि बोथ वर्क करता है, एरोबिकली एरोबिकली एंड एनएरोबिकली, ये भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एक्शन पोटेंशियल टू ओकर, एक एक्शन पोटेंशियल को होने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, द स्टिमुलस मस्ट रीच और एक्सीड थ्रेशोल्ड, Na प्लस आयन मस्ट एक्सीड K प्लस प्लस, या फिर द मेम्ब्रेन मस्ट बी आउट ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बोथ ए एंड बी। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आप लोगों का बोथ ए एंड बी, यानी स्टिमुलस को एक्सीड करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को, उसके साथ साथ Na प्लस आयन को इनफ्लक्स मस्ट एक्सीड K प्लस आयन। सो Na प्लस का 3Na प्लस का जो आयन इंस्टेड ऑफ 2K प्लस आयन, इसके जो रिवर्सिबिलिटी होता है ना, 3Na प्लस आप लोगों का बाहर जाने के लिए 2K प्लस अंदर आना, ये चीज के लिए आप लोगों का एक्शन पोटेंशियल को होने के लिए होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन। द थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड, जो थिक फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल किस किस को लेके बने हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपिन, ट्रोपोमायोसिन, वो है आप लोग मायोसिन। और मायोसिन एक तरह का क्या है, मोटर प्रोटीन, ठीक है, मोटर प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन जो कि एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, और यही आप लोगों का मसल कंपोज मतलब थिक स्केलेटल मसल को बनाया रहता है। उसके बाद देखिए मोटर यूनिट रेफर्स टू, मोटर यूनिट किसको रेफर करता है, ए सिंगल मोटर न्यूरन प्लस ऑल द मसल फाइबर्स इन इंटर इन इन इनरवेट्स इनरवेट्स, या फिर आप लोगों का ए सिंगल मसल फाइबर प्लस ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट इनर्वेट इट, या फिर ऑल द मोटर न्यूरॉन्स सप्लाइंग ए सिंगल मसल, या फिर आप लोगों का ए पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। तो मोटर यूनिट रेफर करता है सिंगल मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल द मसल फाइबर इट इंटरवेट्स इनरवेट्स। उसके बाद चलता है लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ सेलुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, GERL, गल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। सो ये था आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही कोशिश किया जितना इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, उसको थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देखिएगा, मैं कुछ हड़बड़ी में भी बोल दिया हूँ, तो उसको केयरफुली पढ़िएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में जितने भी वीडियो आएंगे अप टू आप लोगों के सीपेट एंट्रेंस तक, वो सभी के सभी मतलब कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के सॉल्व पेपर हुए रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।